अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। देख रहा है पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट यासिर हुसैन। नज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस लोग यकीनन ये सोचेंगे कि इस वक्त कैसे कॉम्प्लेक्स कही जा सकता है इस सिचुएशन को। सीज़ फायर की जो मामलात हैं वो सामने आ चुके हैं और अब आने वाले जो 24 घंटे हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा गैर मामूली रही है पिछले कुछ हफ़्तों से, और सीज़ फायर के बाद सूरत हाल ऐसी है कि अब इस्लामाबाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और क्यों ना हो, जेडी विंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है पहुंचने के लिए तैयार हैं और उनके साथ उनका डेलीगेशन है जो आ रहा है पीस टॉक्स के लिए। और ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, जो बाकर कलीबाफ हैं और उसके साथ साथ इराक़ची साहब हैं, वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये बहुत ही आम और आप समझ लें कि इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है, इतना अहम हो चुका है ये मामला कि इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर सिर्फ यही बात हो रही है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो डिस्कशन होने जा रही है या जो डायलॉग का पहला मरहला है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और पूरी दुनिया की जो इकानमी है, पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही हैं। वेस्ट भी इसकी तरफ देख रहा है कि इसका आउटकम क्या निकलता है। और गॉड विलिंग अगर इसका नतीजा पॉजिटिव निकलता है, अगर इसके जो पहली मीटिंग है दो के, इसमें पहली ही मीटिंग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई हतमी बात जो है वो सामने आ सकती है, बट ये एक आप समझ लें कि बड़ा हेल्पफुल होगा पूरे रीजन के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका के अपने लिए भी कि ये डायलॉग जो है वो इनिशिएट होते हैं और फिर आगे जाके अगले फेज़ में यकीनन कोई ना कोई इसका आउटकम ज़रूर निकलेगा। तो जो वाइब्स आ रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। होपफुली कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी जल्दी इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी और इसमें जो पाकिस्तान का रोल है अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ख़ास तौर पे पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री कि पाकिस्तान को जो है वो सबसे ज़्यादा इस सारे मामले के अंदर अप्रिसिएशन मिल रही है। जो बैरून मुल्क जितने भी जरीदे हैं, जो मैगज़ीन्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस सारे पूरे जो अब तक की सूरत हाल रही है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कलीदी किरदार इस वक्त अदा किया है जिस कंट्री ने और जिसकी लीडरशिप ने, वो पाकिस्तान है फॉर्चुनेटली। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इंशाल्लाह होने के लिए जा रहा है। बड़े होपफुल हैं तमाम ही जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पर, चाहे वो मिडिल ईस्ट के रहने वाले लोग हों, वहाँ की लीडरशिप हो, वेस्ट की हो, इसके अलावा अमेरिकन्स हों या इरानियंस हों, सब इस चीज़ को फोर्सी कर रहे हैं कि इसका इंशाल्लाह जो नतीजा है, जो इसका आउटकम है वो होपफुली पॉजिटिव निकलेगा। और अगेन पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ जो हैं वो इसके ऊपर रिलाई कर रही हैं। जैसे ऑयल मार्केट के अंदर हमने देखा कि एक डिक्लाइन आया जैसे ही ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ है और होपफुली आगे अगर ये मामलात सेटल हो जाते हैं तो ये अपनी पुरानी जो प्राइसेस हैं ऑयल की उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये वापस चला जाएगा। तो वी आर क्वाइट होपफुल और इसमें पाकिस्तान का जो रोल है अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपसे कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया में जब इस किस्म के डिस्कशंस होते थे, आपको याद होगा आपसे कुछ अरसे पहले जब तालिबान और अमेरिकन रजीम के दरमियान जब डायलॉग हो रहे थे तो दोहा एपिसेंटर था जहाँ पर ये सारे मामला जो है वो तय हुआ करते थे। बट नाउ टाइम हैज़ कम कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, ये अब आने वाले वक्त में गोइंग फॉरवर्ड ये वो जगह होगी जहाँ से बैठकर लोग अपने मामलों को रिजॉल्व करेंगे और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। अगेन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है और ये बड़ा ज़रूरी भी था। मीडिएटर का रोल पाकिस्तान ने जिस तरह प्ले किया है और मैं उसकी तारीफ़ें देख रहा था आज, तो तमाम ही न्यूज़ वीक के अंदर बहुत सारी जगहों पर इसके बारे में लिखा गया है कि ये एक बड़ी सीरियस एफ़र्ट थी जो पाकिस्तान की जानिब से की गई है। इनफैक्ट डार साहब के बारे में ये लिखा भी गया कि वो इंजरी के बावजूद जो है वो चाइना भी गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने डायलॉग भी किए, चाइना को भी इंगेज रखा। और दिस फर्स्ट टाइम अराउंड ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि पाकिस्तान से वेस्ट भी जो है वो मुतमईन है। नेबरिंग कंट्रीज़ अदर दिन भारत, उसके बारे में तो आगे चल के ज़रूर बात करूँगा कि वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, बट जितनी भी कंट्रीज़ हैं दे आर ऑल सेटिस्फाइड कि पाकिस्तान का जो रोल है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। वेल, इसी हवाले से आज भी गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पे अब जो टाइम है आने वाला, जो जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू हमने करनी है। ब्रेक यहाँ पर मुझे लेनी होगी और ब्रेक के बाद मेरा जो पैनल है मुझे ज्वाइन करेगा, उनसे आज और ख़ास तौर पे जो कल जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए, देख रहा है पाकिस्तान।
वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे देख रहा है पाकिस्तान में। और ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हो रही थी, जो अब बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होने जा रही है उसके हवाले से इस्लामाबाद में ये जो डायलॉग है ये कंडक्ट होगा ईरानियन अथॉरिटीज़ और यूएस अथॉरिटीज़ के दरमियान। और जैसे मैंने इब्तिदा में इसका तज़किरा किया कि बहुत ज़्यादा हम होपफुल है कि कोई इसका आउटकम निकले, ताकि ये जो मामलात हैं ख़ास तौर पे जो इकनॉमिक इशूज़ हैं ये सेटल डाउन हो जाएं। ये बड़ा ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रोल है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्रिटिकल इन अ सेंस कि यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे जब ये दो आर्च राइवल एक दूसरे के सामने थे और बड़ी देर से ये जो है वो वर्बल एक्सचेंज हो रहा था, आप समझ लें कि एक दूसरे पर ये अटैक्स हो रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान का जो रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और पाकिस्तान ने बड़ा वाइजली इन तमाम चीज़ों को टेकअप किया। और इवेंचुअली अब जैसे मैंने इब्तिदा में इस चीज़ की निशानदेही की कि पहले जो एपिसेंटर था जहाँ पर ये रिकन्सिलिएशन होती थी, डायलॉग होते थे, वो दोहा हुआ करता था, बट नाउ इट्स पाकिस्तान। और अब ये पाकिस्तान की टर्न है, पाकिस्तान में बैठकर इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को सेटल किया जाएगा होपफुली। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का रोल क्या रहा है और सिफारती मैदान में ये जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के हिस्से में आई है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले वक्त में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी वुड लाइक टू नो। हमारे गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत रहनुमा हैं। उनको मैं वेलकम करूंगा इस नशिस्त में। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमीद साहब हमें वक्त देने के लिए। मेहरबानी। और उनके साथ साथ डॉक्टर हुसैन थेबो साहब हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थेबो साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। ऑलराइट हमीद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूंगा। सारी सिचुएशन आपके सामने है और इब्तिदा में मैंने एक चीज़ की निशानदेही की और इसको मैंने सोचा कि आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, वो नेबरिंग कंट्री के हवाले से, भारत के हवाले से। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो हमेशा से बड़ा क्रूशल और इम्पॉर्टेंट रहा है, बट दिस टाइम अराउंड यहाँ पर ये जो हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसको अभी हमारे हाथ से एक शिकस्त भी मिली है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जॉल्ट है जो उनको लगा है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे इनिशियली ज़रा गुफ्तगू हो जाए, फिर आगे चल के ज़रा पाकिस्तान के रोल पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। जी हमीद साहब। जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये कि पाकिस्तान की जो भरपूर सफारती कोशिशें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई है और इसमें कोई शक नहीं कि रोज अव्वल से ही पाकिस्तान चाहता था कि नेगोशिएशन हो, डायलॉग हो, बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए। और ये 40 रोजा जंग आकर डायलॉग की तरफ आई गई जी। तो वहीं इसमें कोई शक नहीं कि इसको सबोटाज करने के लिए इंडिया और इसराइल इस वक्त जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, जहां वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पे शिकस्त हुई है और उसकी जो नाकाम खारजा पॉलिसी है दुनिया में हिंदुस्तान को उसने तनहा कर दिया है। तो जहां उनका जो गोदी मीडिया है या जो उनकी लीडरशिप है वो भी बुखलाहट का शिकार है। वो आए रोज जिस तरह से प्रोपगंडा कर रहे हैं, जिस तरह से वो नाकामी को छुपा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सेटबैक हुआ है हिंदुस्तान की उस खारजा पॉलिसी को, और जहां उसको बहुत पीछे धकेल दिया है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने, पाकिस्तान के पॉजिटिव अप्रोच ने। तो वहीं दुनिया ने भी इस चीज का एतराफ किया कि पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा मुस्बत रहा है। और आज जहां दुनिया एतराफ इस चीज का एतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं वो रंग ले आई हैं और एक ऐसी बैटल जहां दोनों तरफ हम तबाही देख रहे थे तो आखिरकार वो डायलॉग की तरफ आए हैं और जहां ये शर्फ पाकिस्तान को हासिल हुआ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बुनियादन महसूस मौरक़े हक के बाद, जहां एक मतलब फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज्जत दी है। तो वहीं जाहिर है हिंदुस्तान जल सड़ गया है। अब जयशंकर के जो बयानात आप रिकॉर्ड पे देखें ये सारा भूखलाहट है और उनके पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी जो बातें हो रही है, तो मैं समझता हूँ वो जो हिंदुत्व एजेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ वो प्रोपगंडा कर रहे थे, जहाँ वो साजिशें कर रहे थे और उनको मुंह की खानी पड़ी और वो नाकाम हो गया है। और आने वाला वक्त भी हिंदुस्तान के लिए बड़ा भयानक है। एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोन साहब, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग कि हम जो इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं और प्लस ये कि जिस तरह के जो वर्किंग रिलेशन इनका मिडिल ईस्ट में या ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ या और दीगर जगहों पे था, वो इन्फ्लुएंस अब ऑलमोस्ट
ख़त्म हो चुका है और अब इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूंगा। थेबू साहब को ज़रा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। थेबू साहब, पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। कंप्लीट एक ऐसी कंट्री इमर्ज हुई है पूरी दुनिया के अंदर जिसके बारे में पहले कोई इसकी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा इस हवाले से अच्छी नहीं थी कि वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, जहाँ पे पॉलिटिकल इंसर्जेंसी थी, जहाँ पे एवरी नाउ एंड देन मार्शल लॉज आते रहते थे। बट नाउ दिस टाइम अराउंड ये एक अल्लाह ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि इस वक्त लाइमलाइट में है। आपको क्या नज़र आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान का रोल कितना जो इम्पोर्टेंट है, इसके हवाले से भी बात कर लें। और प्लस ये कि ये अब इस्लामाबाद आपका एपिसेंटर होगा जहाँ से बैठ के रेकन्सिलिएशन होगी, जहाँ पे डायलॉग होगा और पूरी दुनिया अपने मामलों को रिजॉल्व करेगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? यस देखिए यासिर साहब, बात यह ना कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने एक्शन से हमेशा साबित किया है। पाकिस्तान की अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो चाहे पीएमएलएन की हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हो, वो चाहे XYZ की हो, पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जो स्टेट पॉलिसी है, उसका हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है कि जब तक रीजन तरक्की नहीं करेंगे तो कोई भी एक मुल्क इंडिविजुअली तरक्की नहीं कर सकता। वेरी राइट। और पाकिस्तान उस पर फर्म बिलीव रखता है। अब आप हालिया देखें कि ये इतनी बड़ी टेंशन थी, ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान का रोल जबकि हमारे काफ़ी जो मिडल ईस्ट के ममालिक है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी था। इन स्पाइट ऑफ दैट, और उसके साथ साथ बादशाह सलामत जिसका अमेरिका है, अमेरिका के सामने पाकिस्तान खड़ा रहा, डटा रहा कि नहीं, जंग नहीं आपने करनी, एग्जैक्टली आपने सुलह करना है। और फिर ईरानी जब कोई वायलेट करते थे, क्योंकि ईरान के साथ एक हमारा बहुत लेंदी कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, हम उनके साथ भी खड़े रहे। बिल्कुल। जब वो मिडल ईस्ट में कोई वायलेशन कर रहे थे, पाकिस्तान उस पे भी जाके उनसे बात कर रहा था। तो खास तौर पे दुनिया ने देखा है हमारे खास तौर पे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का रोल, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का रोल, यस, जिन्होंने अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठाया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बादशाह सलामत कभी भी ये नहीं कहता कि मैं किसी के साथ बैठ के टेबल पे और उससे बात करूं, क्योंकि मैं तो बादशाह सलामत हूं। मैंने क्या, मुझे तो जो मर्जी आएगी मैं ये बोलूंगा कि नेटो की हैसियत क्या है, नेटो बेचता क्या है, यूरोपीय ममालिक की ये होते कौन है, इंग्लैंड होता कौन है। वो तो इस तरह से बात करता था ना, वो कहता था मैं तो किसी को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने बादशाह सलामत को रुकेशली मजबूर किया या फोर्स किया, व्हाटएवर जो भी किया, ये दुनिया पूरी हैरान है और दुनिया उसको कर रही है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से हमें इसकी अप्रिसिएशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल को अप्रिसिएशन हो रही है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी सुपर लाइनिंग क्या है इस ये जो इस्लामाबाद डायलॉग होता है, इसमें जब तक जेडी वेंस नहीं आ रहा था तो मैं पर्सनली मैं डाउटफुल था, क्योंकि स्टीव वुडकॉफ और जो जेरेड कुशनर है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के समझे, एक उसका दोस्त है, दूसरा उसका दामाद है कुशनर साहब। बिल्कुल ठीक है ना जी। अब जो असल बंदा है ना वो तो जेडी वेंस है, जिसको जो रिपब्लिकन का अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। यस यस। आपने देखा जेडी वेंस ने आर्टिकल लिखा 2023 में जब ये सेनेटर थे, उन्होंने कहा कि हम जंगे नहीं चाहते। ये जो जंगे ना करने वाला रिपब्लिकन का मैनिफेस्टो था, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन लड़े जी कि हम जंगे खत्म करेंगे, फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे, ये एजेंडे में था। एब्सोल्युटली। हम बॉर्डर मैक्सिकन वॉल, ये सारा कुछ इसका जो मास्टरमाइंड है ये लड़का जो जेडी वेंस, जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारे पास आया है। और ये
28 तारीख जिस दिन ये जंग शुरू हुई, इससे 2 दिन पहले भी इसने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमें ईरान से बात करनी चाहिए। अच्छा, ये देखो साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं यहाँ पे रोकूंगा। इसमें और बहुत सारी चीज़ें जिसको अभी हमने हाईलाइट करना है, जिसकी एक को आपने निशानदेही की है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एक उनकी पॉलिसी था रही है ख़ास तौर पे जेडी विंस साहब की, और जिसके ऊपर इलेक्शन उन्होंने लड़ा था कि वो फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे सेंटिमेंट ये डेवलप किया गया था कि वो ऑप्ट नहीं करेंगे वॉर के रास्ते को, ये उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी था। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और इजरायली फैक्टर भी है ना, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा कि उसने कितना काम दिखाया है और वहाँ पर कैसे उसको सेटल करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम ज़रा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लेते हैं, इस डायलॉग पीस डायलॉग के हवाले से बात कर लेते हैं। लोन साहब का मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक इनपुट ले लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। लोन साहब, मैं ये चाहूँगा ज़रा ये बात हो जाए कि ये ऐसा कम होता है, वैसे अब तक की जो सिफारतकारी रही है ये बिल्कुल फ्लॉलेस थी, और इस जितनी तारीफ की जाए कम है, कमेंडेबल है इंडीड। बट ये कि पहले डायलॉग की नशिस्त में आउटकम नहीं निकला करते, इट विल टेक सम टाइम। और ये जो इन बिटवीन जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो मौशी सूरत हाल पूरी दुनिया की है, वो इंतज़ार में है कि कोई डेवलपमेंट हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी। इसमें कितना वक्त लग सकता है, आपकी क्या इसके ऊपर एक्सपर्ट व्यू है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट करें। जी लोन साहब। जी, जिस तरह से माशी तौर पे दुनिया दो चार थी और बड़े क्राइसिस थे, महंगाई थी, तो वही इसमें कोई शक नहीं कि आज की डेट में ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, फील्ड मार्शल को जाता है, शहबाज शरीफ को जाता है, या इसाक डार साहब को, रियासत को जाता है। तो वही ये बहुत बड़ी बात है कि जहां अमेरिका ने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई है, मैंने सालसी की है जी, और रूस यूक्रेन के हवाले से मुकम्मल फेल हो गया था अपना डोनाल्ड ट्रंप। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सालसी की है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचाई पे बहुत इज्जत और इकराम से नवाजा है दुनिया भर में। ये अल्लाह ताला की जात ने इज्जत बेशक बेशक। तो वहीं आने वाला वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के लिए बड़ा ताबनाक है, और जहां जंग जदल के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता, आखिर डायलॉग करना पड़ता है। लोग जो क्राइसिस में हैं, जो मुश्किलात मसाइब में इस वक्त गिरे हुए हैं, और खासकर महंगाई जो है जुनूबी एशिया के अंदर बहुत ज्यादा है जी। तो वही मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त बड़ा अच्छा होगा और फ्रूटफुल चीजें सामने आ रही है, और ये डायलॉग जो है मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना वो कामयाबी होगी, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो दोनों तरफ से लगी है कि इसको कामयाब बनाया जाए। और इस्लामाबाद में इस वक्त जो गहमा गहमी है, इस्लामाबाद के अंदर जो सजा हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि कामयाब मुज़ाकरात होंगे, और जो मुज़ाकराती टीमें यहाँ पहुंच भी गई हैं, और साइड लाइन्स पे भी जो मीटिंग शेड्यूल है प्राइम मिनिस्टर के, फील्ड मार्शल के या फॉरेन अफेयर्स के, तो वहीं इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, और उसके साथ साथ दुनिया का पहिया भी चलने वाला है, दुनिया की मौशियत भी ठीक हो रही है, और एक मतलब फिर पाकिस्तान जो है ना वो आसमान को छू रहा है, और अल्लाह ताला ने इसको जो इज्जत दी है, ये प्राइड क़यामत कायम रहेगी, आ गया है। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक बड़ी ब्लेसिंग है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्राइड पाकिस्तान के पास आ गया है, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने ये वक्त देखा है, और होपफुली आने वाले वक्त में भी चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में रहें। थेबो साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जैसे भी बात हो रही थी कि इनका एक एजेंडा होता है। अच्छा, हमारी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और यूएस की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, वहाँ की जो थ्योरीज़ हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेमोक्रेसी में भी वहाँ पर, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पर है और हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट का सिस्टम है। तो हैविंग सेड दैट, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज़ इजरायली फैक्टर। और जो असल एजिटेशन हो रही है, या मैं ये कहूँ कि जो फॉल्ट लाइन है वो बीनीथ इसराइल है, उसको कैसे सेटल करेंगे? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस तो इतना ज़्यादा है, वो हेडसेक वाला मामला हो या और दीगर इश्यूज़ हों, ये जो इग्नाइट कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, जो फ्यूड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ इजराइलीज़। इनको कैसे सेटल किया जाएगा, ये तो बताएं। क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वापस जाकर इनको भी सेटल कर लेगी? इसके बारे में क्या कहेंगे जी? देखें, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में अमेरिका अपनी प्रॉक्सीज बनाता है। यस, पहली मर्तबा हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि इजराइल ने अमेरिका को अपनी प्रॉक्सी बनाया। नेतन्याहू और बुश लाबी, ये जो दुनिया के दो बड़े गुंडे बदमाश हैं, जिसका एक का नाम नेतन्याहू है, दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी है। यस। नेतन्याहू क्या चाहता है? नेतन्याहू
इस बेसिकली इस पूरे अल्टीमेट इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि नेतन्याहू चाहता है कि तल अबीब से लेके दरियाए लुटानी तक जो आपका अब तकरीबन 30 किलोमीटर का एक स्पेस है जो जाके बेरूत को मिलता है, दरियाए लुटानी को वो जाके टच करता है। राइट। ये उन्होंने एक गोल बनाया। जी। ये इजराइल बेसिकली इस जंग का कोई मकसद है ना, मकसद सिर्फ है कि तल अबीब से लेके दरियाए लुतानी जो है यहाँ तक ये पूरा का पूरा स्पेस इन्होंने कब्जा करना। बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि जैसे ही ये सीज फायर हुई, अमेरिका ने कहा कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं, बाकी दुनिया के ममालिक ने, लेकिन उस बदमाश ने, उस गुंडे ने, जी। उस टेररिस्ट ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है जिसका नाम नेतन्याहू है, उसने दूसरे दिन सीरिया के ऊपर अटैक किया। जी। अच्छा, फिर उस सीरिया पे अटैक कैसे किया? उस जो साउथ लेबनान का एरिया था, दरियाए लुतानी, उस पूरे के पूरे उस एरिया की उन्होंने कनेक्शन काटे, उनके ब्रिजेस गिराए, उनके घर गिराए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर गिराए। असल मकसद उनका ये है, लेकिन उनको उल्टा पड़ गया है। इस मर्तबा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमास इतना ज्यादा रिएक्ट कैसे करेगा। बेसिकली हमास ने जाके बैरूत के कुछ हिस्से कब्जे में लिए हैं, जो अभी तक तो ये हमारा जो वहाँ का मीडिया है वो तो दिखाता नहीं है ना। जी। वो तो एक्सेस देते हैं सिर्फ अपने फर्स्ट कजन को, उनके फर्स्ट कजन है ये हिंदुस्तानी, इंडियंस तो एग्जैक्टली। वो उनकी कैलकुलेटेड जो उनको खबर दे रहे होते हैं वो टीवी पे आके बता रहे होते हैं, क्योंकि वो मदरलैंड है और वो फादरलैंड है, तो ये इनका आपस में एक क्रिमिनल नेक्सस। थिबू साहब, एक और चीज़ मैं चाहूँगा, इसके ऊपर भी कमेंट करते हैं, फिर लोन साहब की तरफ आऊँगा। पहले चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। आपने दो यहाँ पे ऐसे फिगर्स के नाम लिए कि जिनकी टोटल जो पॉलिटिक्स है वो इसके गिर्द ही घूमती है। एक तो नरेंद्र मोदी है, जिसको इस तरह से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर वोट मिलते हैं। दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिनको हमेशा से जंग और ये इन्वेजन और ये एजिटेशन, ख़ासतौर पे वॉर क्राइम्स ना, इनका वोट बैंक डेवलप करती हैं। तो ये तो इससे बाज नहीं आ सकते। और ख़ास तौर पे अभी जैसे आपने कहा, दिस द फर्स्ट टाइम अराउंड कि इन्होंने अमेरिकन्स को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया है, एक इतनी बड़ी सुपर पावर। और वो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस एक उनको रिग्रेट अभी भी है। उनकी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है, मैं देख रहा था कि वो ईरानियन जो लीडरशिप है उसके बारे में आज सुबह की जो स्टेटमेंट, डबल के से पहले भी वो हाईलाइट कर चुके हैं कि जो ईरानी रहनुमाएँ बहुत हद तक माकूल हैं, दे आर वेरी सेन नाउ, और वी हैव डन आवर पार्ट कि वहाँ पे जो लीडरशिप को चेंज करना था, या जिसको आजकल हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में रिजीम चेंज कहते हैं, वी हैव डन इट, वी हैव अचीव दिस टारगेट, नाउ वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो अगेन जो फैक्टर है, ख़ास तौर पे जो वॉर क्राइम्स वाला, इसको कर्टेल कैसे करेंगे, कंटेन कैसे किया जाए? क्योंकि ये इस्लामाबाद जो डिस्कशंस होंगी या टॉक्स होंगी, उसके अंदर भी जहाँ पर हमें हमारा थॉट है वो ये कि जहाँ पे डेडलॉक आएगा, दिस कुड बी लेबनान। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इसमें अर्ज करूँ ना कि अभी इस्लामाबाद में मुझे जिस हद तक डिस्क्लोज करना है मैं कर लेता हूँ, जो मेरे सोर्सेस ने बताया है कि जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके भी तकरीबन फॉरेन मिनिस्टर से बड़ी पोस्ट के लोग भी, इवन सऊदी अरब के भी इस पोस्ट से अबव पोस्ट के लोग भी पाकिस्तान में आए हुए। राइट। अच्छा, ये सारे के सारे ये जानते हैं कि ये जो जंग इसराइल ने ईरान के साथ किया है, बेसिकली उसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो ये है ना कि ईरान में उन्होंने कहा था रिजीम चेंज करें। रिजीम चेंज का मतलब ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड करें। बूट्स ऑन ग्राउंड करके सबसे पहले तो आप आ जाए ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान को फिर आगे तंग करना शुरू करें। दूसरी बात, कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि ऐसी सेंसिटिव प्लेसेस थी जो ईरान ने रिफ्यूज किया कि नहीं, ये मैंने अटैक नहीं किए, वो इजराइल डेफिनेटली कर रहा था मिडल ईस्ट में, कि इन लोगों का आपस में तो पहले तो आपस में लड़ाओ ना। ये पहली स्ट्रेटजी है कि ये मिडल ईस्ट को तो तबाह करें ना, ये कतर को तबाह करें, यूएई को करें, सऊदी अरब को करें और ईरान को आपस में लड़ाएं। असल ग्रेट गेम उसके कजन की भी यही है कि हिंदुत्व की ग्रेट गेम बनाएं, वो जो ग्रेटर हिंदुस्तान और जी हिंदुत्व मूवमेंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल।
तो ये दोनों के जो लार्जर इंटरेस्ट हैं वो सेम है, इसलिए तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स में आइसोलेट हो गया है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि उन दोनों का लार्जर इंटरेस्ट है कि एक की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, एक की ज्यूश आइडियोलॉजी है। बेसिकली इस वक्त इतना आसान नहीं है कि इस जेडी वेंस के आने के बाद खास तौर पे, क्योंकि जेडी वेंस अगला रिपब्लिकन का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो 2 मरतबा हो गए ना, एग्जैक्टली अब इनका स्ट्रांग कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो जेडी वेंस है, और जेडी वेंस ने अपने फ्यूचर को बचाना है। जेरेड कुशनर और मुझे जो दो बंदे पहले आ रहे थे, स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर, उस पे कोई नहीं था, क्योंकि वो दोनों डोनाल्ड ट्रंप साहब के और एक तो उसका दोस्त है, दूसरा उसका दामाद है। एयर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है उसको, तो बिल्कुल आपने सही कहा। और आगे गोइंग फॉरवर्ड बिल्कुल उसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जेडी वेंस के आने के बाद मेरे पास बहुत ज्यादा होप है, और ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, यूएई भी हमारा भाई है, यूएई है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सारे मिलके इजराइल को, और इनको अभी समझ भी आ गई है कि यार ये तो हमें तो इजराइल ही मरवा रहा है, तो ये सोच समझ के एक शिफ्ट में खड़े हो जाएंगे, और वो सब यकीनन ईरान की। चलिए ये तो सही है कि मोदी अप्रेंटिस क्या होगा ये अभी आगे चल के पता चलेगा कि उनको किन टर्म्स के ऊपर लेकर आना है और रेकंसाइल कैसे करना है इन इश्यूज़ को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसा भी हमने बात की है कि लेबनान इज़ द फैक्टर कि जहाँ पर जाकर जो है वो डेडलॉक बन सकता है। बट एनी हाउ हमें इससे आगे भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यू वेरी राइटली सेड कि हमारी जो खासतौर पर नेबरिंग कंट्री है ना, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पैनिक है और पेन में भी है अगेन, उनके लिए जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोन साहब की तरफ आता हूँ। लोन साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ज़रा, और ये अभी बात हो रही थी कि हमारे अपने मामलात जो हैं वो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी आफ्टर 1970 एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, कि जिसमें पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है कि जहाँ पर अमेरिकन और चाइनीज़ के डायलॉग हो रहे हैं, इरानियंस और अमेरिकन के डायलॉग हो रहे हैं। लाइकवाइज रीजन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ जो इससे पहले कभी डायलॉग के ऊपर नहीं आते थे वो भी अब इस तरफ आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें कि ये रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा है सो फार, और अगर इसका पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो पाकिस्तान की फर्दर पोजीशन को आप कहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा कमेंट करें प्लीज़। जी देखें, अमेरिका को जो है ना वो पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इस रीजन में जहाँ आपने बात की कि चाइना के साथ अगर डायलॉग हो तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है। इसी तरह से ये इससे पहले भी मैं कहता रहा कि ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा या इस तरह की जो है अमेरिका और ईरान की चुपकलिच रही है, तो इस डायलॉग में भी पाकिस्तान का रोल आज सामने आ गया है। और रशिया के साथ भी अगर अमेरिका को कोई डायलॉग होता है तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है। खलीजी ममालिक के हवाले से भी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। एक और हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी मैं वेलकम करूँगा डिस्कशन के अंदर, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी लोन साहब। तो वही अगर पाकिस्तान का आप पिछले 70 साल से देखें कि जहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हर मामले में रहा है, तमाम हिंदुस्तान हमेशा से ही साजिशें करता रहा। हिंदुस्तान कभी इन चीजों से खुश नहीं था, वो हमेशा प्रोपगेंडा करता आ रहा है, वो साजिशें करते आ रहा है वो। और जहाँ आज भी उसने मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाई, और जंग से 2 दिन पहले वो तेल अवीव गए और उनको कहा कि आप हमारे फादर हैं, ये मदरलैंड है। और आज जो इनकी सूरत हाल है वो देखने को है। और हिंदुस्तान चाहता था कि चाबहार पे मैं कब्जा करूं, और चाबहार के साथ साथ में अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करूं, और फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करूं। ये मंसूबा था हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, आरएसएस का, मोदी का। तो वही मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने उसको नाकाम कर दिया है, और फील्ड मार्शल की जहानत ने और पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक मतलब फिर अपने आप को मनवाया दुनिया भर में। और आने वाला वक्त भी जो है पाकिस्तान का बड़ा ताबनाक है, बड़ा ब्राइट है, और जहाँ माशी तौर पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और दुश्मन के जो साजिशें हैं उनको भी इंशाल्लाह हम नाकाम करेंगे। होपफुली इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊँगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा आपको वेलकम करूँगा एक दफ़ा फिर। और अब से कुछ देर पहले ये जो डिप्लोमेटिक रोल है इसके हवाले से बात हो रही थी, और जो सिग्निफिकेंस है उसकी, उसको किस तरह देख रहे हैं, ख़ासतौर पे ये जो पीस डायलॉग होने के लिए जा रहे हैं, जो अब जिसमें वक्त बहुत कम रह गया है, इससे कितना होपफुल हैं और इसका क्या आउटकम देख रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे पहले थोड़ी सी बात हो जाए। जी। जिस दिन से ये
गल्फ ईरान वॉर स्टार्ट हुई थी, आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन टीवी चैनल्स आल्सो अदरवाइज आल्सो टू एडवाइज द गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान का कौमी इंटरेस्ट है वॉर टर्मिनेशन में, सीज फायर कराने में Yes. और अमन लाने में और कोशिश करने में। अकेले तो नहीं कर सकता, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर। और पाकिस्तान ने, आपको पता है कितनी कोशिश की, सबको पता है, और इसको आजकल पूरी वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रही है, ये भी सबको पता है। सो पाकिस्तान हैज डन द फर्स्ट पार्ट के यहाँ तक बात पहुंच गई है। इस्लामाबाद इज द वेन्यू, यानी कि जहां पर अब ये बात हो रही है सारी डायलॉग बिटवीन ईरान एंड यूएसए स्पेशली। लेकिन दो तीन इसमें एस्पेक्ट है। पहला जो उसका बेंचमार्क या पहला जो माइलस्टोन था वो तो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, उसका नाम है सीज फायर, जो सबसे पहले, क्योंकि वॉर एस्केलेट हो रही थी बड़े खौफनाक तरीके से, आपको पता है सारी तो एस्केलेट हो रही थी और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जिस हद तक जा रही थी। तो वो सीज फायर हो गया और इसमें एक उम्मीद और एक टाइम आ गया, इसको कहते हैं क्रिएट स्पेस, यानी कि आपने टाइम गेन कर लिया है, कुछ जगह आ गई है जहां पर बैठ के अक्रॉस द टेबल बातचीत शुरू हो सकती है। तो इसके अंदर अभी मौका है कि आगे चला जाए और या तो ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए जहां या उस पे एक पीसफुल सोल्यूशन निकला है इस प्रॉब्लम का। ये मैं इस बात पहले भी कह चुका हूं, आई रिपीट, पाकिस्तान के अंदर हमारे लोग इतने वाकिफ नहीं है जियो पॉलिटिक्स से। ये जो हम लोग और जब जो भी हमारे ख्यालात हैं जिस तरह के भी, हम इसमें परफेक्ट पीस चाहते हैं। परफेक्ट पीस ना अभी होनी है, ना होगी और ना दुनिया में होती है। इसके अंदर हमारा एम ये होना चाहिए, पाकिस्तान का एम, क्योंकि मैं आई कीप टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी, यहाँ हमारी चैनल पे बहुत सी डिस्कशन होती है जो दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट में या किसी और ख्यालात से होती है। मैं तो प्योर पाकिस्तानी के एंगल से बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ये वॉर टर्मिनेशन हो जाए, अमन हो ना हो, वॉर टर्मिनेशन हो जाए। एक पीरियड होता है विच इज कॉल्ड नो वॉर नो पीस, वो भी होता है। तो वो इवन दैट इज बेटर देन वॉर, क्योंकि वॉर अगर जिस तरह की हो रही थी, डिस्ट्रक्टिव, न्यूक्लियर, दिस दैट, एस्केलेटरी, तो वो सारी दुनिया को अफेक्ट करती है, हमें भी करती है, और हम भी शायद जंग में जाना पड़ जाता हमें। तो अगर वॉर नहीं होती तो हमें बहुत सूट करता है। नंबर वन तो ये हो गया। एग्जैक्टली। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या निकलेगा इसमें से, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई पीसफुल लंबा सोल्यूशन नहीं भी निकलता और वॉर भी डिसकंटिन्यू हो जाती, इवन दैट इज एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। देखिए ना, आफ्टर ऑल आप सुपर पावर तो नहीं है जो आप उनको जबरदस्ती डरा धमका के अमेरिका को और बाकी दुनिया को, मतलब इसमें चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया है इनडायरेक्टली, अमेरिका डायरेक्टली कर रहा है, ईरान भी। तो इफ यू आर एबल टू अचीव दिस, दैट्स अ मेजर ऑफ सक्सेस फॉर पाकिस्तान। पहली तो ये बात है, मतलब बीइंग रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक ना, हकीकत में रहना चाहिए ना। खुशफहमी में तो जो मर्जी आप कह ले, वो तो फिर आप यू कैन क्लेम एनीथिंग, क्योंकि पाकिस्तान में जो सोच है ना वो पॉलिटिकल है। मैं हूँ जियो पॉलिटिक्स करता हूँ, जियो पॉलिटिक्स रियलिटी बेस्ड होती है। पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें आप देखें ना, कोई सियासतदान तो जो मर्जी कहते हैं, अमेरिका के सियासतदान भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी। वो इंडिया के वाले कहते थे इन्होंने लाहौर की पोर्ट फतह कर ली है, बंदरगाह लाहौर की। तो इस तरह ना, तो आप तो जो मर्जी क्लेम करते हुए ना पॉलिटिक्स में, बट इन जियो पॉलिटिक्स इज रियलिटी बेस्ड ना, नॉट जो असलियत है उसके पास। सो ये हमारा एम होना चाहिए कि वॉर खत्म आगे ना चले, ये मतलब वॉर अवॉइडेंस या वॉर टर्मिनेशन हमारा एम होना चाहिए। परफेक्ट पीस, अगर आप, मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं प्लीज। परफेक्ट पीस अगर आ जाती है तो बड़ी खुशी की बात है, मगर वो इसलिए नहीं आएगी, एकदम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे उसके अंदर स्टेट्स इन्वॉल्व है ना, बहुत सारी, ये दो पार्ट की नहीं है, इसमें और भी पार्टीज इन्वॉल्व है। तो वो प्रोसेस शुरू हो जाए कि पीस प्रोसेस चल पड़े। एक तो ये बात होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पाकिस्तान में भी कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, ना करता है, सारी तवज्जो हमारी किसी और चीज पे होती है कि ईरान जीत जाए, वो जीत जाए। आपको याद होगा अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो बड़ी खुशियां मनाई गई कि तालिबान आ गए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ वो भी जरा याद कर लें। आप मेरी बात समझते हैं? बिल्कुल ठीक। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इधर बड़े खुश होंगे जी अमेरिका चला गया तो बड़ी खुशी की बात है, अमेरिका चला गया खुशी की बात है, उसके बाद जो है ना उसका भी जरा सोच लें, ठीक है ना। सो एंड इसमें यह है कि पाकिस्तान कैसे गेन करता है आउट ऑफ दी पोस्ट वॉर सिनारियो, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये था कि वॉर टर्मिनेशन हो, वॉर आगे ना चले। दूसरा पॉइंट ये, हाउ डज पाकिस्तान गेन आउट ऑफ दिस, नॉट जस्ट आपको तारीफ हो गई, तालियां बज गई दुनिया में, शाबाश हो गई, नो टेंजिबली। जब वो अमेरिका अफगानिस्तान से गया था तो पाकिस्तान ने क्या गेन किया? कुछ भी गेन नहीं किया आपने। आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने चाहिए थे, डेट्स राइट ऑफ होनी चाहिए थी, 100 और चीजें होनी चाहिए थी, आपने कुछ भी नहीं कराया। तो अब ये जो आप दुनिया को कह रहे हैं हम बचा रहे हैं, कह रहे हैं ना, दुनिया भी कह रही है बड़ा अच्छा काम है, तो आपको उसका कोई टेंजिबल रिजल्ट मिलना चाहिए ना। पीपल ऑफ पाकिस्तान, रियासत ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड बेनिफिट प्रैक्टिकली, मीनिंगफुली, फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। ये मैं कह रहा हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारे फेवर में किस तरह जाएगा। इनफैक्ट ये पॉइंट इससे पहले हम रेस कर चुके हैं और मैं इसी प्रोग्राम में इससे पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि हमें इसमें से निकालना क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, और प्लस ये कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है ओवर द ईयर्स, क्या ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई है, क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जिसको हम ग्रास्प कर सकते हैं। और अगेन क्योंकि हमारे पास क्योंकि जो एक्सटर्नल डेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, IMF का हमारे पास जो बर्डन है बहुत ज़्यादा है, क्या हम उसको कम कर सकेंगे, इन अ लॉन्गर रन कोई हम स्ट्रेटजी बना सकेंगे। और अगेन क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड इस वक्त डिप्लोमेसी हो रही है, तो क्या हम उसको इनलाइन कर सकेंगे वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, ईरानियंस के साथ और दीगर कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि यही इस वजह से एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल सकती है। वेरी राइट, ठीक है। थिबू साहब आपकी तरफ आऊँगा, और मेरे ख्याल में अब जैसे पोस्ट वॉर सिनेरियो जिसकी अभी बात हो रही है कि चलें डायलॉग हो जाता है, रेकन्सिलिएशन हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, बट अगेन हमें क्या सिर्फ अप्रिसिएशन इसी सूरत में मिलेगी कि हमारे आर्टिकल्स लग जाएंगे, हमारी लीडरशिप को जो है वो बड़ी उसको प्रेस किया जाएगा, और इन सम एक्सटेंट हमें अगर नोबेल प्राइज़ भी दे दिया जाए, सब कुछ हो जाए, बट एज अ नेशन जो अभी मैंने जिन चीज़ की निशानदेही की है, जो चैलेंजेस हैं हमारे, जो और रीजनल कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी, क्या उसको हम रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। लाइक अभी हमारे पास अफगानिस्तान का इशू है, भारत हमें जो है वो एवरी नाउ एंड देन हमें जो है एजिटेशन यहाँ पर करता है, अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस्तेमाल करता है, उससे कैसे बचा जाएगा, क्या उसको कर्टेल कर सकेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन प्लीज़। देखिए बात ये ना कि हम पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं। हम जब मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं तो हमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके नई नई सर्टिफिकेशन क्यों करनी होती है, बिकॉज हम अपने आप को ये साबित कर रहे होते हैं कि हम अपने कैरियर में बिल्डिंग है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं आप ये क्या समझ रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस चेंज हो रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर को खत्म कराया। मतलब पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बात हो रही है। देखिए दुनिया फिर देखेगी कि पाकिस्तान का तो कोई कंसर्न नहीं है ना, कि अगर वो लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है टेंशन तो ऑलरेडी है, तो पाकिस्तान लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात थे सऊदी अरब के साथ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डटा रहा, पाकिस्तान खड़ा रहा। दुनिया को पाकिस्तान ने ये बताया है। भाई देखिए और भी तो ममालिक थे ना, यूरोपीय यूनियन था, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे मैं यूरोपीय यूनियन को तो मानता तक नहीं हूँ। बिल्कुल दुनिया में सुपर पावर अगर अमेरिका है तो उसके बाद चाइना है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, जापान है, लेकिन ये स्टैंड किसने लिया? ये कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज है। ये हिस्ट्री लिख रही है, ये दुनिया का सिलेबस बन रहा है कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, होने वाली थी, उसको किसने रोल प्ले किया। और पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है सैयद हाफिज सैयद आसिम मुनीर, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक अमन का एम्बेसडर होके बाहर साबित हुआ है। और दुनिया को हमने बताया है कि हम हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, एक सिवाय के साथ, पाकिस्तान किसी के साथ जंग नहीं चाहता। जब पाकिस्तान तीसरे ममालिक की जाके जंग को खत्म करा के अमन कराता है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है। बाकी जहां तक बात है इकोनॉमी की, इकोनॉमी के मसाइल पूरी दुनिया में देखें, अभी आप यूरोप को देख लें, वहां पे भी इकोनॉमिक के मसाइल हैं, ये सारे मसाइल भी हल होते हैं। मैं आपको एक सिल्वर लाइनिंग दूं, पाकिस्तान की गुड न्यूज दूं। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, आपको बताया, यकीन करें कि वहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, वो मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हम्बल, मोस्ट सिविलाइज्ड लोग हैं। मतलब ये जो दुनिया में एक हम इमेज ले जाते हैं ना, हम तो एक तो हम कहीं जाते भी नहीं, हम जाए बगैर ही सारा कुछ यहीं घर बैठ के ही सारा कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये एक एम्बेसडर होना चाहिए, पाकिस्तान की हमें बिल्डिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की वजह से हैं। और पाकिस्तान वो है जिसने तीसरी आलमी जंग रात को 3 बजे तक जाग के, क्योंकि जब सुबह होनी थी तो उसने दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन को, जो हिस्टोरिकल मुल्क जो आज का नहीं है, 1000 सालों का एक मुल्क है, उसको खत्म करने जा रहा था। और उसको अगर रुकवाया तो वो पाकिस्तान। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लास्टली अब मैं चाहूँगा ज़रा ब्रिगेडियर नादिर साहब की तरफ आ जाऊँ। लास्टली वक्त मेरे पास कम है, आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मज़ीद बात कर ली जाए।
ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल ठीक, यू वेरी राइटली सेड कि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, उसको ग्रास्प कैसे करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन, जैसा अभी थे वो साहब ने इस चीज़ की इंडिकेशन दी है कि ये नो बडी कुड एक्सपेक्ट कि ये कुछ हो सकता था, और हमारे पास अब ये अपॉर्चुनिटी आई है, और अगर हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो यकीनन आगे जाके बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो पोजीशन है, हमारी जो लीडरशिप है, ये रिटेन भी करें और पॉलिसीज़ भी हम रिटेन करें, ये भी बड़ा ज़रूरी है, जो कि अब कहना कुछ थोड़ा सा कबल वक्त होगा, बट ये क्या मुमकिन हो सकेगा? चलें, इसी के ऊपर मैं चाहूँगा लास्टली ज़रा अपनी राय दीजिए जी। अच्छा, ब्रिगेडियर नादिर साहब हमारे साथ लाइन पर इस वक्त हैं। सो फार सो गुड, Yes. मतलब कि अभी तक यहाँ तक बहुत पंची है। Right. पहले पीस टॉक्स की बात हुई, सीज फायर हुआ, फिर आने की अभी बातचीत वहां, अब पहले आपको प्रोपेगेंडा भी हुआ कि कोई नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। नाउ द डेलीगेशंस आर हियर एंड मतलब कमिंग एंड टॉक्स आर प्रोसीडिंग। तो एक तो ये है कि जब ये ज़ारा फाइनल होता है तो उसके बाद फाइनली पता लगे। मिनिमम के देखिए ना, हमेशा मैं पहले भी कहता हूँ, मिनिमलिस्ट एम होता है मैक्सिमम, के कम से कम क्या हासिल करना है और ज्यादा क्या कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट एम जो है वो ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका दोस्त बन जाएंगे, इसराइल की लड़ाई खत्म हो जाएगी इनसे, ऐसे नहीं है। ये तो एक मिनट में नहीं होगा या चंद दिनों में नहीं होगा। हमारा जो पाकिस्तान का एम होना चाहिए कि ये वॉर जो टर्मिनेट हुई है, सीज फायर हुआ है, इट शुड कन्वर्ट इनटू वॉर टर्मिनेशन, कि आगे जंग ना हो, और कम से कम अमेरिका को, और इसमें आपने ऑफ रैंप देना है, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी देनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। पहला तो ये समझे ना कि जो ज्यादा दो पार्टनर्स है ना, इसराइल एंड अमेरिका, जो दोनों ईरान से पे हमला किया था और ईरान ने उससे भी लड़ा, और बाकी अरबी गल्फ अरब से भी ईरान ने हमला किया। तो आपने नंबर 1 तो आप यूनाइटेड स्टेट्स से कांटेक्ट में है, आपका तल्लुकात दोस्ती भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, आपको जरूरत भी उसकी है, ठीक है। इसराइल से हमारी अपनी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही, बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो हमारे क्लोज रिलेशन है। तो आपने ऑफ रैंप देना है। ऑफ रैंप मींस के एग्जिट स्ट्रेटजी के बाहर जंग से बाहर निकलने का उसको रास्ता देना है। इसीलिए तो आ रहे हैं ना, अगर वो जंग में इंटरेस्टेड होते तो इस्लामाबाद होना ना आते, सिंपल सी बात है। और अगर इस ईरानी ना इंटरेस्टेड होते वो भी ना आते। अब आपकी बहुत सी कंपल्शन है ना, जिस तरह आपका अगर वो जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो ईरान को भी मैसेज दिया गया कि हमारा सऊदीया से पैक्ट है, अगर ज्यादा करोगे तो हम इवेंचुअली, अगर हमने ज्वाइन करना वॉर तो पाकिस्तान विल ज्वाइन सऊदीया। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आई हैव बीन डीलिंग विद दीज सब्जेक्ट्स, मतलब आई नो दिस। वो नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा जो आपका इजिप्ट है, जो तुर्की है, वो सारे सऊदीया की साइड पे होंगे। तो वो फिर एक मुसलमानों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी, वो तो कोई भी नहीं चाहता, ना चाहना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है ना। सो ऑल टोल्ड, इस वक्त पहला एम जो है कि ये सीज फायर जो है वॉर टर्मिनेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी सीज फायर तो 14 दिन के लिए ना, 2 हफ्तों के लिए एग्जैक्टली, कि इसको कंप्लीट टर्मिनेशन की तरफ लेकर जाएं। बाकी परफेक्ट पीस ना हो, पीस होती रहेगी वक्त के साथ, तो सारे मसले तो एक रात में, ये 14 दिनों में हल नहीं होंगे, लेकिन वॉर टर्मिनेशन हो जाए। दैट इज वेरी। और दूसरा, पाकिस्तान का फायदा निकले इसमें से तारीफों के अलावा। हम तारीफों में, हमारी एक है मसला, वी कहते हैं वी सेल आवरसेल्व्स वेरी शॉर्ट, हम खुशी तारीफों पे खुश हो जाते हैं। ठीक है, इस बात पर मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को इसमें से जो आउटकम है वो निकालना होगा, चाहे कुछ भी निकले। डायलॉग होते हैं, टर्मिनेशन की तरफ जाते हैं, वॉर टर्मिनेट होती है, नहीं होती, एक अलग सब्जेक्ट है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम इसमें से क्या निकालते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अगेन कैसे ग्रास्प करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे सवालात हैं, बातें हैं, लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह कल भी जारी रहेगा, क्योंकि कल बड़ा एक अहम दिन है और ये जो डायलॉग बाकायदा होंगे, इसमें क्या नतीजा निकलता है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और इस्लामाबाद के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह आपको चैनल 5 न्यूज़ के ऊपर से अपडेट करते रहेंगे और इसके ऊपर हमारी ये जो डिस्कशन है ये इंशाल्लाह थ्रू आउट जारी रहेगी। देख रहा है पाकिस्तान का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। यासिर हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।